हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह आपको पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है और इस पंचवर्षीय योजना के टॉपिक में आज हम जानेंगे उसकी जो समय अवधि है उसके बारे में। इसके अलावे बीच बीच में जो कुछ वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी उसके बारे में जानेंगे और किस पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था उसके बारे में जानेंगे और किस पंचवर्षीय योजना में किस चीज पर सबसे ज्यादा बल दिया गया इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। आज हम आपको ऐसे बताएंगे कि इसे याद करना आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। दूसरी बात यह होगा कि ये जो टॉपिक है यह आपके बोर्ड एग्जाम से लेकर आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए फायदेमंद होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए इसे शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है क्या है, पंचवर्षीय योजना, उसकी समय अवधि, उसका रूपरेखा किसने तैयार किया था और उसका उद्देश्य क्या था, यानी कि किस चीज पर कितना बल दिया गया था, इसके बारे में हमें जानना है। तो लेकिन इस पंचवर्षीय योजना को जानने से पहले आप यह जानिए कि भारत में क्या हुआ था कि आर्थिक नियोजन की जो प्रक्रिया है, यानी कि पंचवर्षीय योजना की जो प्रक्रिया है वो सोवियत संघ से प्रेरित है। ठीक है, और यह आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है जो संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है। तो ये जो पंचवर्षीय योजना है हमारे भारत में, इसे बनाने का जो कार्य करता है वो आपको योजना आयोग करता है। ठीक है, यहां से आपको याद रखना है कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने का जो दायित्व है वो किसके ऊपर है, तो वो आपको योजना आयोग के ऊपर है। ठीक है, अब है नहीं कहेंगे था। ठीक है, क्योंकि अब तो योजना आयोग को भी समाप्त कर दिया गया है और पंचवर्षीय योजना को भी अब नहीं शुरू किया गया है। यानी कि जो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो आपको 2017 में समाप्त हुई। इसके बाद क्या हुआ था कि आपको नीति आयोग ने, जिसका गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को हुआ था, इसने क्या किया कि 3 वर्ष का कार्य योजना शुरू किया। ठीक है, 7 वर्ष का इसने रणनीतिक योजना शुरू किया और आपको 15 वर्ष का दृष्टिकोण योजना जो था वो नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया। यानी कि पंचवर्षीय योजना जब समाप्त हुई 2017 में, तो उसके बाद क्या हुआ था कि 13वीं पंचवर्षीय योजना को शुरू नहीं किया गया। तो यहां से एक चीज याद रखिएगा कि हमारे भारत में ये जो पंचवर्षीय योजना बनाने का काम करता है यह कौन संस्था करती है, तो आपको योजना आयोग करती थी। ठीक है, और इस योजना का जो गठन हुआ था वो आपको 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है, इसको याद रखना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। ठीक है, और इस योजना आयोग का जो अनुमोदन करता था, ठीक है, यानी कि ये जो पंचवर्षीय योजना है इसका अंतिम रूप से जो अनुमोदन करता था वह आपको कौन करता था, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको हम लोग बोलते हैं एनडीसी। और इसका गठन जो हुआ था आपको 6 अगस्त 1952 को। तो आपको ये भी याद रखना है कि एनडीसी का गठन कब हुआ था, 6 अगस्त 1952 को। और इसका कार्य क्या था, तो पंचवर्षीय योजना जो योजना आयोग बनाती थी उसका अंतिम रूप से क्या करना, अनुमोदन करना कि यह सही है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा कि हमारे भारत में योजना आयोग, इसके अध्यक्ष जो होते थे प्रधानमंत्री, इसके स्थान पर जो गठित हुआ नीति आयोग, इसके अध्यक्ष भी जो होते हैं वो आपको प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा जो एनडीसी है उसके अध्यक्ष भी जो होते हैं वो आपको प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, इतना चीज आपको क्लियर करके रखना है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो देखिए, अब तक हमारे भारत में पंचवर्षीय योजना जो है 12 बन चुकी है। ठीक है, यानी कि अब तक 12 पंचवर्षीय योजना हम लोग बना चुके हैं। यानी कि हमारे जो नीति निर्धारक थे उसके द्वारा क्या हुआ कि 12 पंचवर्षीय योजना को तैयार कर दिया गया है। ठीक है, अब तक तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, यानी कि यह 12 पंचवर्षीय योजना है। इसमें हमें सबसे पहले जानना है कि इस 12 पंचवर्षीय योजना की जो समय अवधि है वह क्या है। ठीक है, तो देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 1951 से 56 है। यानी कि आपको सीधे तौर पर याद रखना है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी वो आपको 1951 में हुई थी और इसका जो अंत हुआ था वह आपको 2017 में हुआ था। इतना चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी वो आपको 1 अप्रैल 1951 को और इसका जो समापन हुआ था 31 मार्च 1956 को। ठीक है, अब हम यहाँ पर चर्चा किए 1 अप्रैल और 31 मार्च की। तो यह हमारे भारत सरकार का क्या है, वित्तीय वर्ष है। तो ये देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, पहले इसको याद रखना है। दूसरी 1956 से कितना है, 61 है। तीसरी है 1961 से 66 है। चौथी जो है वो आपको 1969 से 1974 है और पांचवी जो है वो आपको 1974 से 1978 है। उसके बाद छठी जो है इसकी अवधि 1980 से 85 है। फिर है आपको सातवीं की जो अवधि है वो आपको 1985 से 90 है। उसके बाद 8वीं है, इसकी अवधि जो है 1992 से 97 है। 9वीं की अवधि 97 से 2002 है।
8वीं 9वीं यानी 10वीं है, इसकी अवधि जो है आपको 2002 से 2007 है। इसके बाद 11वीं है, इसकी अवधि जो है 2007 से 2012 है। उसके बाद आपको 12वीं है, जिसकी अवधि कितना है 2012 से 2017 है। ठीक है, तो एक बार इसको रिकॉल कीजिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना अवधि जिसकी कितनी है 1951 से 1956 है। दूसरी की अवधि 1956 से 61 है। तीसरी का 1961 से 66 है। चौथी का 1969 से 1974 है। पांचवी का 1974 से 1978 है। छठी का 1980 से 85 है। सातवीं का 1985 से 1990 है। आठवीं का 1992 से 1997 है। उसके बाद आपको नौवीं जो है, नौवीं की अवधि जो है 1997 से 2002 है। 10वीं का 2002 से 2007 है। 11वीं का 2007 से 2012 है और 12वीं का 2012 से 2017 है। लेकिन इस बीच में कहीं कहीं आपको गैप भी मिलता होगा। तो देखिए गैप कहां कहां मिल रहा है। ठीक है, तो गैप आपको 3 टर्म में मिलेंगे। सबसे पहले हम गैप की बात करते हैं 1966 से 1969 के बीच आपको पहला गैप मिलता होगा। दूसरा गैप जो है वो आपको 1978 से 1980 के बीच मिलता होगा। तीसरा गैप आपको 1990 से 1992 के बीच में मिलता होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है ये बीच की जो अवधि है, ठीक है, यानी कि 1966 से 69, 1978 से 1980, 1990 से 1992, इस बीच में क्या हुआ था कि भारत सरकार के द्वारा आपको वार्षिक योजनाएं जो थी वह चलाई गई थी। तो आइए थोड़ा सा इस पर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि 1966 से लेकर 1969 के बीच में क्या हुआ था कि हमारे भारत में आपको योजना अवकाश चलाया गया था। ठीक है, तो ये योजना अवकाश होता है क्या, इसे क्यों चलाया गया था? तो जैसा कि आप जानते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 1961 से कितना है 1966 है। लेकिन इस बीच में हमें क्या हुआ था कि कई सारे चीजों का सामना करना पड़ा था। सबसे पहले 1962 में आपको हमें चीन से युद्ध लड़ना पड़ा था। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध लड़ना पड़ा था। इसके अलावा आपको 1966-67 का जो भयंकर सूखा था, इसका भी मार हम झेल रहे थे। ठीक है, तो ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी यह आपको असफल रहा। ठीक है, यानी कि बिल्कुल असफल रहा। यानी कि आप कह सकते हैं कि भारत की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना जो थी वो कौन थी, तो आपको तृतीय थी। और यह पूछा भी जाता है कि भारत के सर्वाधिक असफल योजना जो था कौन था, तो वो आपको तृतीय थी। ठीक है, तो इस बीच में क्या हुआ था कि भारत सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत न करके 3 वर्षों की 3 वार्षिक योजनाएं चलाई, जिसे क्या कहा गया, योजना अवकाश कहा गया था। यहाँ पर इस चीज को भी आपको याद रखना है कि योजना अवकाश की अवधि जो है वो कितना है, तो 1969 से 66, और इस बीच में 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि योजना अवकाश क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद भारत सरकार जो था वह चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत न करके 3 वर्षों की 3 वार्षिक योजनाएं चलाई, जिसे योजना अवकाश कहा गया। ठीक है, फिर यहां से प्रश्न आएगा कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी इसके असफलता के क्या कारण थे। तो सबसे पहला कारण 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1966-67 का सूखा था। ठीक है, तो इसी कारण से यहाँ पर क्या हुआ था कि आपको गैप मिला था। ठीक है, उसके बाद है आपको ये जो देख रहे हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना, यह आपको 1974 से 78 है। वैसे हम यहाँ पर लिखे पंचवर्षीय योजना, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, 4 साल की योजना है क्या। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि हमारी सत्ता जो थी वो आपको चेंज हुई थी। ठीक है, यानी कि 1900 नहीं सीधे कहेंगे, आजादी के बाद से लेके 1977 तक केंद्र में जो थी कांग्रेस की सरकार थी, और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी थी जनता पार्टी के, और इसके जो प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। तो जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, यानी कि जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी जनता पार्टी की, तो उसने पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके उसके स्थान पर आपको क्या किया कि रोलिंग प्लान यानी कि अनवरत योजना को शुरू किया, और इसका समय रखा गया 1978 से 1983। लेकिन इसी बीच में क्या होता कि 2 वर्षों के बाद जनता पार्टी में क्या होता है कि आंतरिक कलह होती है, और इस वजह से जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है। फिर से चुनाव होता है और इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आती है। तो इंदिरा गांधी सत्ता में आने के बाद इस अनवरत योजना को क्या करती है, समाप्त कर देती है, और उसके स्थान पर फिर से छठी पंचवर्षीय योजना को क्या करता है, शुरू करता है। ठीक है, तो ये अनवरत योजना जो है वो मात्र आपको 2 ही साल चला। कब तक, तो 1978 से लेके 1980 तक चला। जब इंदिरा गांधी सत्ता में आई तो उसने क्या किया कि इस अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और उसके जगह पर फिर से आपको छठी पंचवर्षीय योजना जो था उसे क्या किया था, शुरू किया था। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर ये छठी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी के द्वारा फिर से शुरू किया गया था। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि रोलिंग प्लान के जनक किसे कहा जाता है,
तो गुरनार मिडल को, ठीक है। और इस रूलिंग प्लान की चर्चा इन्होंने सबसे पहले अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया था। और हमारे भारत में अनवरत योजना को लागू करने का जो श्रेय जाता है वह आपको डीटी लड़कवाला को जाता है। यह एक अर्थशास्त्री थे, ठीक है। और इन्होंने ही क्या किया था कि रूलिंग प्लान का सुझाव दिया था भारत सरकार को कि आप लागू कीजिए, ठीक है। यहाँ से ये सारे चीज क्लियर हो गए होंगे कि रूलिंग प्लान की अवधि जनता पार्टी द्वारा कब तय की गई थी, तो 1978 से लेकर 1983 के बीच में। लेकिन यह 2 साल ही चली थी क्योंकि केंद्र में क्या हुआ था, सरकार बदल गई थी। ये जो रूलिंग प्लान है इसके जनक किसे कहा जाता है, गुरनार मिडल को। और इसके बारे में सबसे पहले गुरनार मिडल ने कहां पर चर्चा किया था, तो एशियन ड्रामा नामक पुस्तक में चर्चा किया था, ठीक है। और भारत में इसे जो लागू किया था डीटी लड़कवाला नामक अर्थशास्त्री ने, ठीक है। अब आइए, अब मेरा यहां से अगला प्रश्न उठेगा कि और भी एक जो है गैप आपको मिल रहा है 1990 से 92 के बीच में। तो इस समय क्या था कि हमारे भारत में सबसे पहले क्या था कि जो राजनीतिक अस्थिरता थी, सबसे पहला चीज है क्योंकि उस बीच में कई सारे प्रधानमंत्री हम देखे, राजीव गांधी के बाद, ठीक है। तो इस बीच में हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो भी डगमगा गई थी। तो ऐसे में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी और पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने अपने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत में क्या किया कि आपको नई आर्थिक नीति को शुरू किया, ठीक है। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि नई आर्थिक नीति की शुरुआत भारत में कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1991 में, ठीक है। यानी कि नई आर्थिक नीति मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भारत में क्या हुआ था कि 1991 में आपको शुरू किया गया था पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा। और इससे के जो सूत्रधार थे वो आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक है। तो उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी, पीवी नरसिम्हा राव की सत्ता आई, तो उन्होंने 1992 में फिर से पंचवर्षीय योजना को क्या किया, शुरू किया, ठीक है। तो ये जो पंचवर्षीय योजना थी आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना थी जो कि 1992 से लेके 1997 तक क्या हुई थी, चली हुई थी। तो यहाँ पर देखिए कि 7 सालों को आपको गैप मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहला देखिए 1969 से 1966 से 1969 3 वर्ष, इसके बाद 1978 से 80 2 वर्ष, 1990 से 92 2 वर्ष, तो टोटल क्या था 7 वर्ष का यहाँ पर गैप था। तो देखिए यहाँ से 1991 से लेकर आपको 2017 तक आपको कितना था, तो 7 वर्ष की वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। इसके अलावा आपको 12 पंचवर्षीय योजना जो थी वो चलाई गई थी, ठीक है। तो इस पंचवर्षीय योजना को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं गैप ईयर को छोड़कर। अब बाकी समय आपको 5-5 साल क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। लेकिन बीच में ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है वो आपको 4 साल चली थी। तो इस चीज को भी आपको क्या कर लेना है, देख लेना है, ठीक है। तो आइए इस चीज को थोड़ा सा फिर से रिकॉल करते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, 1951 से 56, मतलब भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी, ठीक है। दूसरी की अवधि 1956 से 61, तीसरी का 61 से 66, चौथी का आपको 1969 से 74, ठीक है। 5वीं का 1974 से 78, यानी समय से पहले ही इसे 1 वर्ष समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। 1980 से 85 जो था वो आपको 6ठी पंचवर्षीय योजना, 7वीं का 85 से 90 और फिर 8वीं का 92 से 97, और यहाँ से कोई गैप आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। 9वीं 1997 से 2002, 10वीं 2002 से 2007, 11वीं 2007 से 2012, उसके बाद 12वीं 2012 से 2017। तो इस प्रकार से हम क्या देखें कि भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजना जो है वह बन चुकी है। पहली की शुरुआत हुई थी 1951 में और 12वीं का जो अंत हुआ था 2017 में। इसके बाद भारत में पंचवर्षीय योजना नहीं बनी, ठीक है। अब है कि इसके रूपरेखा को कौन तैयार किया था, तो देखिए पहला जो पंचवर्षीय योजना था इसके रूपरेखा को तैयार करने वाले जो अर्थशास्त्री थे, ठीक है, उनका नाम जो था वो आपको हेराल्ड डोमर था, ठीक है। यानी कि आपसे अगर पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप कौन तैयार किया था तो हम क्या कहेंगे, हेराल्ड डोमर, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना को जो तैयार किया था वो आपको पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। और आप जानते होइएगा कि पीसी महालनोबिस जो है भारत के जाने माने सांख्यिकीविद थे, ठीक है। और इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान का गठन जो हुआ था कलकत्ता में 1931 में हुआ था। दूसरी बात कि इन्हीं के जन्म दिवस पर आपको राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो आपको 29 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना को जो तैयार किया था पीसी महालनोबिस, और ये जो पीसी महालनोबिस थे ये आपको प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आर्थिक सलाहकार भी थे, ठीक है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप तैयार किया था कौन, पीसी महालनोबिस। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है इसका प्रारूप जो तैयार किया था आपको जैन सैंडी और उसके अलावा आपको सुखमय चक्रवर्ती थी। यहाँ से इस चीज को भी याद रखना है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप कौन तैयार किया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती। चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप आपको अशोक रुद्र और एस मान्य ने तैयार किया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो है आपको डीपी धर तैयार किया था। इसके बाद आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप था वो आपको डब्ल्यू मिलर ने क्या किया था, तैयार किया था। तो यहाँ से आपको क्या होते हैं
कि रूपरेखा तैयार करने से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप कौन तैयार किया था, हेरोल्ड डोमन, दूसरी का पीसी महानोबिस, तीसरी का जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती, चौथे का अशोक रुद्र और एसएस मान्य। ठीक है, इसके अलावा आपको 8वीं का तो डब्ल्यू मिलर ने इसे क्या किया था, तैयार किया था। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब आइए कि पहली पंचवर्षीय योजना में किस चीज पर बल दिया गया था। तो जब हम आजाद हुए थे 1947 में, इसके बाद क्या हुआ था कि हमारे पास बहुत सारी समस्या थी, यानी हमारे देश के सामने बहुत सारी क्या थी, समस्या थी। जैसे लोगों के सबसे पहले क्या है कि सुव्यवस्थित ढंग से बसाने का, क्योंकि भारत का बंटवारा हुआ था। दूसरी बात थी कि लोगों के लिए क्या हो कि रोजगार का अवसर दिया जाए। इसके अलावा लोगों को जो भोजन है उस भोजन की व्यवस्था करना। ठीक है, तो इन सारे उद्देश्यों से पहली पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था कि आपको कृषि, सिंचाई और विद्युत परियोजना पर क्या दिया गया था, बल दिया गया था। यानी कि हमारे जो भी आप देखते होइएगा कि बहुउद्देशीय परियोजना है, ज्यादातर का जो निर्माण हुआ था वो आपको पहली पंचवर्षीय योजना के समय ही हुआ था। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई पर बल दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर, क्योंकि कृषि भी हो गया, सिंचाई भी हो गया, तो अब यहाँ पर क्या चाहिए कि लोगों को रोजगार के लिए उद्योग चाहिए क्या। तो इसी पंचवर्षीय योजना में आपको जैसे राउल किला हो गया, दुर्गापुर हो गया। ठीक है, दुर्गापुर के अलावा आपको भिलाई इस्पात संयंत्र हो गया। तो इस सबकी जो स्थापना हुई थी वो आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपको आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। इसके अलावा स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया। इसका अर्थ क्या हुआ, तो यहाँ पर हम कृषि, सिंचाई का विकास कर लिए, भारी उद्योग लगा लिए, तो अब हमें अपने ऊपर क्या है कि आत्मनिर्भर रहना है और किसी भी चीज के लिए किसी दूसरी अर्थव्यवस्था पर हमें निर्भर नहीं रहना। ऐसा बल दिया गया आपको किस पर, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना में आपको स्थिरता व आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो था हमारा असफल रहा था, तो हमारा यह उद्देश्य जो था पूरा नहीं हो सका था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में हमने किस चीज पर बल दिया, तो स्थिरता व आत्मनिर्भरता पर। वहीं पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है उसमें आपको गरीबी उन्मूलन पर बल दिया गया था। याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था, तो वो आपको पांचवी पंचवर्षीय योजना में। और आपको याद होगा कि 1971 में इंदिरा गांधी जो थी सत्ता में जो आई थी, आपको गरीबी हटाओ के नारा के साथ ही आई थी। ठीक है, उसके बाद है आपको छठी पंचवर्षीय योजना। तो इसमें क्या हुआ कि गरीबी उन्मूलन, तो गरीबी भैया खत्म कैसे होगा, तो आप रोजगार दिएगा तब ना खत्म होगा। जैसे देखिए हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा, जब आप लोगों को रोजगार दीजिएगा, लोग अपने कार्य में लगेंगे क्या। तो ये जो छठी पंचवर्षीय योजना है इसमें आपको गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन पर बल दिया गया। वहीं आपको आठवीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मानव से बड़ा दुनिया में कोई संसाधन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप जापान को देखिए, एक छोटा सा देश हमसे कई गुना क्या है, आगे है। हमारी अर्थव्यवस्था से वह आगे क्यों है, क्योंकि वहां का जो मानव पूंजी है वह काफी ज्यादा क्या है, विकसित है। ठीक है, तो यहां से एक प्रश्न आता है कि मानव पूंजी होता है क्या। ठीक है, तो लोगों को, ठीक है, यानी कि स्किल डेवलप करके जब उसका विकास किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मानव पूंजी कहते हैं। और दुनिया में मानव पूंजी से बड़ा कोई पूंजी नहीं है, मानवीय संसाधन से बड़ा कोई संसाधन नहीं है। इसीलिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में आपको मानव संसाधन के विकास पर बल दिया गया। तो ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास पर बल दिया गया था, तो आपको आठवीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद नौवीं पंचवर्षीय योजना में आपको सामाजिक न्याय व समानता के साथ आर्थिक विकास के बारे में चर्चा की गई। सामाजिक न्याय कहने का मतलब हुआ समाज में ऐसी व्यवस्था लागू करना जिससे समाज के सभी वर्गों का क्या हो, विकास हो, सभी वर्ग जो हो आत्मसम्मान की प्राप्ति करे। ठीक है, ऐसे चीजों पर बल दिया गया था आपको नौवीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, इसके बाद था आपको 10वीं पंचवर्षीय योजना में भी इसी चीज पर बल दिया गया। अब है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो इसमें क्या हुआ कि तीव्रता यानी कि तीव्र गति से विकास और समावेशी विकास पर बल दिया गया। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि समावेशी विकास किसे कहते हैं। तो देखिए समावेशी विकास का अर्थ ही होता है सबका विकास, अर्थात विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें विकास इस ढंग से किया जाए कि विकास के लाभ से कोई भी वर्ग समाज का अछूता न रहे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समावेशी विकास। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या हुआ था कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में ही समावेशी विकास की प्रक्रिया को अपनाया गया था। उसके बाद है आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना में सतत संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास, अर्थात देखिए यहाँ पर एक शब्द आया संपोषणीय। तो संपोषणीय कहने का मतलब क्या हुआ
या इसी को बोलते हैं सतत विकास। तो विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इस प्रकार से किया जाए कि प्रकृति को भी कोई क्षति न पहुंचे और भविष्य में इसकी उपलब्धता भी क्या हो, बनी रहे। तो इस 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस चीज पर बल दिया गया कि हमें इस प्रकार से संसाधनों का यूज करना है कि हम भी उसका यूज करें और हमारे आने वाला पीढ़ी भी उसका यूज करे। इसके अलावा समावेशी विकास हो, यानी सबका विकास हो, ठीक है। तो इन सारे चीजों पर क्या हुआ था कि बल दिया गया था। तो आप यहां से इस चीज को क्या कर सकते हैं, आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। बीच बीच में जो गैप है उस गैप को याद रखिए और गैप के बाद क्या करना है कि आपको अगला याद करना है। जैसे देखिए कैसे याद करना है, 1951 से 66 तक, ठीक है। यहाँ कोई गैप नहीं है, 5-5 साल की योजना है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 3 वर्ष का यह गैप याद रखिए कि 1966 से 69, ठीक है, जो कि योजना आपका चलाया गया था। उसके बाद फिर क्या करना है, 69 से 74 और 74 से 78, ठीक है, 2 पंचवर्षीय योजना चली थी। फिर इसके बाद देखिए 78 से आपको 80, ये जो है बीच में 2 साल का गैप है। फिर 80 से शुरू होता है, तो 80 से लेकर 90 तक फिर 2 पंचवर्षीय योजना चली थी। उसके बाद फिर 2 साल का गैप रहा था 90 से लेकर 92 तक, और 92 के बाद कोई गैप नहीं रहा, ठीक है। तो 1951 से लेकर 2017 तक आपको 12 पंचवर्षीय योजना और 7 वर्ष की वार्षिक योजनाएं जो थी भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी और इससे कई सारे प्रश्न जो होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी बोर्ड से अगर आप बिलोंग करते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आपको बिहार बोर्ड हो, या इसके अलावा कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, भारत में, तो उसमें क्या होता है कि ये प्रश्न सब जो होते हैं आते हैं, या आप किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप इसे बढ़िया से देखेंगे और इसे क्लियर कर लेंगे। अगर कहीं डाउट होती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।